वेलकम टू ए3। पिछली वीडियो में हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और धर्म को पढ़ा था। उससे पहले हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के बारे में एक वीडियो में और पढ़ा था। तो आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता से पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों को समाप्त करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न यहाँ से और बन सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं आज सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन। तो सबसे पहले हम लोग ये बात जानते हैं कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वह एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ के लोग शहरी थे। तो अगर सिंधु घाटी सभ्यता को आज हम लोग जो पढ़ते हैं या फिर हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को जो आज याद कर रहे हैं, इसके पीछे अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा कारण क्या है, तो सबसे बड़ा कारण निकल के आता है इसका नगर नियोजन। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन काफी ही अद्भुत था, अद्वितीय था। तो इस सभ्यता की नगर योजना अद्भुत एवं व्यवस्थित थे, जिसकी निम्नलिखित विशेषताएं थी। तो कौन कौन सी विशेषताएं थी जहां से प्रश्न पूछा जाता है? तो सबसे पहले पूछा जाए कि मकान जो बनाए जाते थे वो कैसा होता था, आयताकार, वर्गाकार, वृत्ताकार। तो हमारा आंसर होगा कि यहाँ के मकान आयताकार होते थे। मकान का आकार आयताकार होता था। अच्छा, मकान किसके बने होते थे? तो मकान पक्की ईंटों के बने होते थे। यहाँ की एक और अद्वितीय व्यवस्था अगर हम देखें तो वो है यहाँ की जल निकासी व्यवस्था। यहाँ की जल निकासी व्यवस्था जो थी यह अद्वितीय थी। अद्वितीय मतलब इसके जैसी जल निकासी व्यवस्था हम किसी और सभ्यता में देखने को नहीं पाते हैं। यहाँ तक कि वर्तमान समय में भी ऐसी जल व्यवस्था हर जगह मौजूद नहीं है। तो जल निकासी क्या थी? भूमिगत थी, अर्थात जो वेस्ट पानी था वो भीतर ही भीतर जमीन के अंदर से क्या होता था, शहर के बाहर निकल जाता था। इस सभ्यता को अद्वितीय जल निकासी के कारण भी जाना जाता है। जल निकासी का सबसे अच्छा प्रमाण हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से मिला है। अगर पूछा जाए कि जल निकासी का सबसे अच्छा प्रमाण कहाँ से मिला है, तो हमें याद रखना है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से। इसमें क्या होता था कि जो सड़कों के किनारे नालियां बनी होती थी और घर का सारा पानी जो होता है भीतर भीतर उस नाली में जाता था और उस नाली के माध्यम से सारा पानी शहर के बाहर चले जाता था। अच्छा, नगर का विभाजन अगर हम लोग देखें तो प्रत्येक नगर दो भागों में बटा हुआ था। तो एक था उच्च वर्ग के लोगों के लिए, एक था निम्न वर्ग के लोगों के लिए। तो उच्च वर्ग के लोग किधर रहा करते थे? तो पश्चिमी भाग में। और निम्न वर्ग के अगर लोग पूछा जाए किधर रहते थे, तो पूर्वी भाग में। अगर हमसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि हड़प्पा सभ्यता में ऐसा कौन सा स्थान था जो कि 3 भागों में बटा हुआ था? हम लोगों ने पढ़ा हड़प्पा सभ्यता का प्रत्येक नगर 2 भागों में बटा हुआ था, लेकिन हड़प्पा सभ्यता का एक ऐसा भी स्थान था जो कि 3 भागों में बटा हुआ था। वो कौन सा स्थान है? तो वो है धोलावीरा। तो धोलावीरा एकमात्र ऐसा नगर है जो 3 भागों में बटा हुआ था। कौन कौन भाग थे वहां पर? था उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग। अच्छा, धोलावीरा से रिलेटेड हम लोग एक बात और याद रखेंगे। अगर पूछ लिया जाए कि सिंचाई की जो व्यवस्था है या फिर सिंचाई की जो व्यवस्था है वो कहाँ से देखने को मिलती है, तो हमारा आंसर होगा धोलावीरा। आगे बढ़ते हैं। अब अगर पूछ लिया जाए कि सड़कें कैसी होती थी, तो सड़कें बहुत चौड़ी होती थी, सीधी होती थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अगर पूछा जाए तो किस सिस्टम से बनाया गया था इसको, तो ग्रिड प्रणाली पर बनाया गया था। सड़कें मतलब जैसे ये सड़क है, ये सड़क जा रही है और दूसरी सड़क अगर आएगी तो इसी के एकदम समकोण काटेगी, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाते हुए सड़कें एक दूसरे को काटती थी। अच्छा, ऐसा इसलिए भी बनाया जाता था सड़कों को सीधी कि जब हवाएं चलती थी तो हवाओं के चलने से क्या होता था कि जो सड़क की गंदगी थी वो खुद ब खुद साफ हो जाती थी। आगे देखते हैं हम लोग नगर नियोजन से संबंधित बातों को। अच्छा, अब घरों के दरवाजे के बारे में याद रखते हैं। जो घर के दरवाजे होते थे, जैसे मान लीजिए सड़क है, तो अगर यहाँ पर कोई घर है तो घर का दरवाजा सड़क की तरफ नहीं खुलता था। घर का दरवाजा किधर खुलता था? एकदम पीछे की तरफ। तो घरों के दरवाजे हमेशा पीछे की ओर खुलते थे जितने भी नगर को देखा गया है। किंतु एक नगर है अपवाद, जिसका नाम है लोथल। उस नगर का नाम क्या है? लोथल। यहाँ पर लिखा हुआ है, मिस्टेक हो गया, लोथल याद रखेंगे। तो लोथल एक ऐसा स्थान था हड़प्पा सभ्यता का जहां पर घरों के दरवाजे सड़कों की तरफ ही खुलते थे। अगर हमसे प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि घरों के दरवाजे हड़प्पा सभ्यता में किधर खुलते थे,
तो पीछे की ओर। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि कौन ऐसा शहर था जहां पर घरों के दरवाजे सड़क की तरफ खुलते थे, तो हमारा आंसर होगा लोथल। अच्छा, हम लोगों ने पढ़ा कि हड़प्पा सभ्यता में जो घरें बनी है वो पक्की ईंटें से बनी है, लेकिन कालीबंगा एक ऐसा स्थान है जहां पर घरों किससे बना था, कच्ची ईंटों से बना था। इस बात को हम लोग याद रखेंगे। अच्छा, सड़क जो होती थी, सड़क के किनारे किनारे क्या होती थी, नालियां होती थी, और ये नालियां जो होती थी प्रत्येक घरों से कनेक्ट होती थी। तो घरों का सारा गंदा पानी क्या होता था, इस नाली के माध्यम से शहर के बाहर चले जाता था। ये नालियां भूमिगत थी। अच्छा, नालियों की साफ सफाई का अगर ध्यान रखा जाए, देखा जाए, तो नालियां क्या होती थी, ढकी होती थी, ऊपर से इस पर ढक्कन लगा होता था। तो इतनी उत्तम व्यवस्था थी कहाँ पर, हड़प्पा सभ्यता में, नगरों की। अच्छा, ये जो नीचे आप इमेज देख रहे हैं, इसी हड़प्पा सभ्यता का अवशेष है जो मिला है, खंडहर। आप इसमें देख सकते हैं सड़कें हैं, नालियां हैं, ये सब चीजें देख सकते हैं। बढ़ते आगे। एक आता है मृद भांड। अगर किसी भी सभ्यता का टाइम पीरियड जानना हो तो सबसे उत्तम चीज होता है वहां का मृद भांड। तो अगर हड़प्पा सभ्यता का मृद भांड देखा जाए तो ये है मृद भांड। मृद भांड होता है मतलब घड़ा के आकार का ही होता है ना, उसका मुंह थोड़ा सा सुराही की तरह हो जाता है, तो वो होता है मृद भांड। तो हड़प्पा सभ्यता से जो मृद भांड मिले हैं, उस मृद भांड पर अलग अलग प्रकार के चित्र बनाए हुए मिलते हैं, जैसे वृत्त के, वर्ग के, है ना, मनुष्य के, पशु के, पक्षी के, इन सबों का चित्र हमें देखने को मिलता है। कहाँ पर, हड़प्पा सभ्यता के मृद भांडों में। तो इस पर अलग अलग प्रकार की आकृति देखने को मिलती है, वृक्ष का भी मिलता है, कहीं यहाँ पर देख सकते हैं आकृति बनी हुई है ना, कहीं वृत्त का मिलेगा, वर्ग का मिलेगा, मनुष्यों का, इस सब प्रकार का मृद भांडों में चित्र देखने को मिलता है। अगर पूछ लिया जाए कि मृद भांड कितने प्रकार के होते थे, तो हमारा उत्तर आएगा कि हड़प्पा सभ्यता में मृद भांड 2 प्रकार के होते थे। अगर ये पूछ लिया जाए कौन कौन से, एक होता था सामान्य मृद भांड जो आम आदमी यूज करते थे, एक होता था रंगीन मृद भांड जो उच्च वर्ग के लोग प्रायः प्रयोग में लाते थे। तो सामान्य मृद भांड जो होता था उसमें सिर्फ एक ही कलर का प्रयोग होता था, उस कलर का नाम था लाल रंग। और जो रंगीन मृद भांड होता था इसमें लाल एवं काला दोनों रंग का प्रयोग किया जाता था। तो मृद भांड कितने प्रकार के होते थे, 2 प्रकार के, एक सामान्य मृद भांड, एक रंगीन मृद भांड। तो सामान्य मृद भांड में सिर्फ लाल रंग और रंगीन मृद भांड में लाल एवं काला दोनों रंगों का प्रयोग होता था। अच्छा, अगर इस सभ्यता को अगर ध्यान से देखा जाए, जो यहाँ से अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हुए हैं, उनमें से हम अगर पढ़ें तो देखेंगे कि यहाँ पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी भी उन्नत अवस्था में थे। तो क्या था विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मामले में, इस चीज को देखें तो इन्हें धातु का ज्ञान था। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा एवं टीन मिलाकर क्या बनाना जानते थे, कांसा बनाना जानते थे। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि हड़प्पा सभ्यता को विज्ञान की भी जानकारी थी। अच्छा, ये माप तोल की इकाई से परिचित थे, है ना, ये बाट का प्रयोग करते थे माप तोल के लिए। और अगर ये पूछा जाए कि ये माप तोल का जो पैमाना है ये कहाँ पर से प्राप्त हुआ है, तो हमें याद रखना लोथल। कहाँ से मिला है, लोथल। तो लोथल से पैमानों का खोज जो है हमको ये बताता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग माप तोल से भी परिचित थे। अच्छा, भारतीय उपमहाद्वीप में अगर देखा जाए तो सिंधु सभ्यता में पहली बार स्थापत्य का प्रयोग किया गया। स्थापत्य में अगर देखें तो क्या क्या मिल जाएगा, जैसे यहाँ पर से मिला है अन्नागर, तो अन्नागर से हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से मिला है, तो ये स्थापत्य का क्या है, उदाहरण है। अच्छा, यहाँ के लोग पकी हुई मिट्टी, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते हैं, इससे क्या करते थे, खिलौने बनाते थे, देवी देवताओं की मूर्तियां बनाते थे। जैसे एक बैलगाड़ी का खिलौना मिला है, अलग अलग प्रकार के यहाँ से खिलौने भी प्राप्त हुए हैं। अच्छा, आज इस सभ्यता में क्या कहते थे, पकी मिट्टी को टेराकोटा कहते थे। इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, यह लोग स्त्री पुरुष, कुत्ते, भेड़, बैल, गाय एवं बंदर की भी आकृतियां बनाते थे। इन मिट्टियों का प्रयोग करके ये लोग अलग अलग प्रकार की आकृति बनाते थे। अच्छा, अगर और एक व्यवस्था देखा जाए इस सभ्यता की, तो सबसे अद्भुत व्यवस्था थी यहाँ की सील और मोहर। तो हड़प्पा सभ्यता में सील और मोहर मिला है, जो अन्य सभ्यताओं से हमें देखने को मिलता नहीं है। ये भी क्या थी, इसकी एक अद्वितीय व्यवस्था थी। सील एवं मोहर इस सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। तो हड़प्पा से लगभग 2000 सील एवं मोहनजोदड़ो से लगभग 500 सीलों की प्राप्ति हुई है। अब आपके मन में उठेगा कि सील क्या होता है, तो देखते हैं आगे सील क्या होता है। अच्छा, सील पर जो होता था एक सिंघा, जो इस सभ्यता का क्या था, प्रमुख जानवर था। हाथी, चीता, बकरी, बैल, इन सबों की क्या बनी होती थी, आकृतियां बनी होती थी। अच्छा, मोहनजोदारो से एक ऐसी सील मिली है जहां पर पशुपति शिव की क्या बनी थी, मूर्ति बनी हुई थी। इस बात को भी हम लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, इस सील का निर्माण किससे होता था, तो सेल खरी से होता था, है ना।
अच्छा, अगर ये पूछा जाए कि सील जो होता है वो सेल खरी से ही बनता था, इस बात को हम लोग याद रखेंगे। अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि कौन ऐसा स्थान है जहां से जो सील मिली है वो सील किसकी है, तांबे की है, तो हमारा आंसर हो जाएगा लोथल एवं रंगपुर। तो लोथल एवं रंगपुर से कैसा सील मिला है, तांबे का सील मिला है, इस बात को भी हम लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, सीलों का आकार कैसा होता था, तो बेलनाकार, वृत्ताकार, आयताकार, वर्गाकार होता था। अगर सबसे ज्यादा प्रयोग में पूछा जाए कि कौन सा सील था, तो वर्गाकार आकार का सील था। तो सील अलग अलग आकृति के थे, लेकिन सबसे ज्यादा प्रचलित सील था वर्गाकार। अच्छा, यहाँ की जो सील है वो कहाँ से भी मिली है, मेसोपोटामिया से भी मिली है, इस बात को भी हम लोग ध्यान रखेंगे। सीलों का अगर आकार पूछ लिया जाए तो 2 सेंटीमीटर से लेकर 25 सेंटीमीटर तक का सील यहाँ से प्राप्त हुआ है। अच्छा, देखते हैं हम लोग सील कैसा होता था। ये जो देख रहे हैं आप सील है, एक सिंगा वाला ये सील है, ये देखिए बैल वाला सील है, कुंवर वाला बैल, ये देखिए पशुपति शिव का सील है ना, ये सब सील है जो हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुआ है। अच्छा, अब हम लोग जान जाते हैं कि ये पतन का कारण क्या था। जो इतनी बड़ी सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, जो इतने बड़े भूभाग पर फैली हुई थी, आखिर क्या हो गया जो इस सभ्यता का अंत हो गया, ऐसा कौन सा कारण रहा होगा। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि हड़प्पा सभ्यता से जो लिखित साक्ष्य मिले हैं उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो जो भी विवरण यहाँ का मिला है, लोग जो भी विवरण आज पढ़ते हैं, उन्हें इतिहासकारों ने पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर ही लिखा है। तो इसलिए अलग अलग विद्वानों में क्या है, इसके बारे में मतभेद है। किसके विषय में, पतन के विषय में, क्योंकि कोई स्पष्ट प्रमाण अब तक लिखा हुआ यहाँ से नहीं प्राप्त हुआ है, और जो मिला है लिखा हुआ उसे हम लोग आज तक पढ़ ही नहीं पाए हैं। तो कुछ कुछ विद्वान कहते हैं बाह्यकर्मन। तो बाह्यकर्मन कौन कहते हैं, तो व्हीलर, पिगट और गार्डन चाइल्ड। ऐसा क्यों कहते हैं, अगर इस बात को समझे तो हमने पढ़ाया था कि मोहनजोदड़ो से क्या मिला था, मृतकों का टीला मिला था, मतलब बहुत सारा क्या था कि जो कंकाल थे उनका ढेर मिलता है। तो ऐसा अनुमान लगाते हैं ये लोग कि कोई बाहरी लोग आक्रमण किए होंगे, और यहाँ के लोग क्या थे, शांति प्रिय लोग थे, इन्हें तो युद्ध का भी ज्ञान नहीं था, और इनको क्या कर दिया गया, मारकर इसी पूरी सभ्यता को समाप्त कर दिया गया होगा। तो अगर बाह्य आक्रमण पूछे तो व्हीलर, पिगट और गार्डन चाइल्ड। महामारी अगर पूछे तो केनेडी का मानना है कि ऐसी कोई बीमारी फैली होगी, जैसे हाल फिलहाल में यहाँ पर कोरोना फैला था, उसी तरह से वहां पर ऐसी कोई बीमारी फैली होगी जिसका इलाज संभव नहीं था, और उस महामारी के कारण इतनी बड़ी सभ्यता क्या हो गई, इस पृथ्वी पर से समाप्त हो गई। कुछ लोग इसे जलवायु परिवर्तन मानते हैं, कौन मानते हैं, एन घोष। भूकंप कौन मानते हैं, रैंकर्स। बाढ़ कौन मानते हैं, जॉन मार्शल। अगर अधिकतर विद्वानों का देखा जाए जिस पर सहमति बनी है तो वो है बाढ़। इस सभ्यता का पतन का जो एक प्रमुख कारण किसको माना जा रहा है, बाढ़ को माना जा रहा है। अब ऐसा क्यों माना जा रहा है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो अधिकांश नगरें थी वो नदियों के किनारे अवस्थित थी, और जो यहाँ से पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं उन साक्ष्यों में देखा गया है कि नगरों से बालू मिले, और बालू कहाँ से निकलता है, नदी से मिलता है। ऐसा मानते हैं लोग कि जो बाढ़ आया होगा तो अपने साथ क्या लाया होगा, बालू को बहा कर लाया होगा, है ना। तो बाढ़ जो है सबसे उत्तम कारण माना जाता है इस सभ्यता के पतन का, इस बात को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। अच्छा, IIT खड़गपुर क्या बताते हैं, कहते हैं सूखा आ गया होगा इसलिए सभ्यता का पतन हो गया होगा। तो पतन में हम लोग क्या क्या याद रखेंगे, बाह्यकर्मण, महामारी, जलवायु परिवर्तन, भूकंप, बाढ़ और सूखा। अगर ये पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव कारण कौन था जिसे सभी विद्वान प्रायः मानते हैं, तो वो अक्सर होगा हमारा बाढ़। आगे देखते हैं। अच्छा, कुछ कुछ स्थलों से यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि किन स्थलों की खोज किसने की, कब की, तो इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। ऐसे हड़प्पा सभ्यता से लगभग 2000 प्लस स्थल मिले हैं, लेकिन सभी को पढ़ना और याद करना संभव नहीं है। तो जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं उसको हम लोग कवर करते हैं। अगर पूछा जाए चहंदुरों की खोज कब हुई, तो 1931 में। किसने की, तो मजूमदार ने। अगर पूछेगा तो रोपर की खोज किसने की, तो 1953 में। किसने की, यज्ञदत्त शर्मा ने। ठीक है। अच्छा, इसको याद रखने का एक सिंपल सा तरीका देते हैं रोपर को। ठीक है, कि यज्ञदत्त शर्मा ने इसका खोज किया था, कैसे याद रखेंगे। तो एक आदमी था, वो यज्ञ करा रहा था। तो यज्ञ करते हैं तो हम लोग क्या निकलता है, यज्ञ से बहुत सारा धुआं निकलता है ना। तो उस यज्ञ का धुआं जब उसकी आंखों में पड़ा तो क्या हो गया, रो पड़ा। तो रो पड़ा मतलब तो यज्ञ करा, यज्ञ कराने के कारण क्या, धुआं निकला, और धुआं के कारण क्या, वो व्यक्ति रो पड़ा। तो इसलिए याद रखेंगे, रो पड़ा से रोपर, और यज्ञ करने से यज्ञदत्त शर्मा। इस बात को हम इस तरह से भी याद रख सकते हैं। ठीक है। इसको कैसे याद रख सकते हैं, चौहनदरों को मजूमदार। तो इसको याद रखने का एक तरीका देखिए। याद रखने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, जैसे मजूमदार अगर सुनते हैं तो कहीं ना कहीं ये आता है कि मदार, मदार मतलब मदारी। मजूमदार के आगे में क्या है, मदार मतलब मदारी।
तो क्या हुआ कि जब मदारी गांव में कोई खेल दिखाने आता है या बंदर का नाच दिखाने आता है, बच्चे सब क्या करते हैं, दौड़ जाते हैं। तो जैसे मदारी आया तो बच्चे सब दौड़ जाते हैं। इस बात को हम लोग इस तरह से याद रख सकते हैं। तो मदारी आया से याद रखें मजुमदार, और दौरों से याद रखेंगे चौहनदरो। तो चौहनदरो की खोज किसने की थी, तो मजुमदार ने। अच्छा, कालीबंगा की खोज किसने की थी, ए घोष ने। कब की थी, 1953 में। लोथल की खोज किसने की थी, 1955, एसर राव ने की थी। धोलावीरा की खोज किसने की थी, 1991 में आर.एस. बिष्ट ने की थी। इस बात को भी हम लोग ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा सामान कहाँ से मिला है, ये ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो स्थल एवं प्राप्त सामग्री, तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं हम लोग, जैसे मोहनजोदड़ो। तो सबसे पहले विशाल अस्नानागार कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से। अन्नागार देखिए हड़प्पा से भी मिला है और मोहनजोदारो से भी मिला है। अगर प्रश्न में ये पूछ दिया जाए कि विशाल अन्नागार कहाँ से मिला है, बड़ा अन्नागार कहाँ से मिला है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा मोहनजोदारो। तो विशाल अन्नागार मिला है, यहाँ से विश्वविद्यालय भी मिला है। अच्छा, कनिष्क के काल का स्तूप भी मिला है। अच्छा, एक नर्तकी की मूर्ति मिली है जो नृत्य करते हुए है, और वो मूर्ति किसकी है, कांसे की है। ये भी कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदारो से मिला है। मोहर मिला है, चावल मिला है, गेहूं मिला है, दाढ़ी वाला पुरोहित मिला है, और कपास। ये सब चीज कहाँ से मिला है, मोहनजोदारो से मिला है। इस बात को हम लोग याद रखें। अब हड़प्पा से क्या क्या मिला, इस बात को याद रखेंगे। तो पासा मिला है, मजदूरों का घर मिला है, अन्नागार यहाँ से भी मिला है, मातृ देवी की मूर्ति यहाँ से मिली है। कंफ्यूजन होगा, एक कांसे की मूर्ति हम लोग पढ़े, तो कांसा का मूर्ति है मोहनजोदारो, और हड़प्पा में क्या याद रखेंगे, मातृ देवी की मूर्ति। अच्छा, एक कब्रिस्तान भी मिला। अच्छा, कब्रिस्तान का नाम पूछ दिया जाए तो RS-37, यहाँ से मुहर भी मिली है, और जल निकास प्रणाली भी मिली है ना। इस बात को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। अच्छा, एक पुजारी की मूर्ति भी यहाँ से मिली, इस बात को भी हम लोग ध्यान रखेंगे। पुजारी की अगर प्रस्तर मूर्ति पूछा जाए तो ये भी यहीं से मिली है। कालीबंगा से क्या क्या मिला है, तो जुता हुआ खेत मिला है, लकड़ी का हल मिला है, अग्नि वेदिका मिली है, कच्ची ईंट मिली है, ऊंट का हड्डी मिला है। इसके अलावा भी बहुत सारा चीज मिला है जो याद रखेंगे हम लोग। चौहनदरो से क्या मिला है, तो जितना भी श्रृंगार के सामान है, आभूषण है, सारे कहाँ से मिले हैं, चौहनदरो से मिले हैं। जैसे लिपस्टिक हो गया, काजल हो गया, पाउडर हो गया, तो ये सब चीज कहाँ से मिले हैं, चौहनदरो से। मनका बनाने का कारखाना भी चौहनदरो से, आभूषण चौहनदरो से, श्रृंगार का सामान चौहनदरो से। अच्छा, चौहनदरो के बारे में एक बात और याद रखेंगे। हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ये सभ्यता थी, ये सभ्यता चारों तरफ से कैसी थी, दीवार से घिरी होती थी। यहाँ के जो नगर थे चारों तरफ से घिरे होते थे, लेकिन चौहनदरो एक ऐसा नगर था जहाँ जो चारों तरफ दीवार से घिरा हुआ नहीं था। तो हड़प्पा सभ्यता के सारे नगर चारों तरफों से क्या होते थे, बाउंड्री किए होते थे, लेकिन चौहनदरो एक ऐसा स्थान है जो कि चारों तरफ दीवार से घिरा हुआ नहीं था। इस बात को भी हम लोग ध्यान रखेंगे। तो आज हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पूरी थ्योरी को कंप्लीट कर लिया। आज यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता खत्म हो जाता है। जितना भी प्रश्न यहाँ से बन सकता है किसी भी एग्जाम में, वो हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर लिया है। अब लगाते हैं टेस्ट को। क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो घोड़ा का अवशेष कहाँ से मिला है, सुद्धकोटदा। आंसर ए हो जाएगा हमारा। कहता सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, तो किससे बनाए जाते थे, पक्की ईंटों से, और कालीबंगा में कच्ची ईंटों से। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। कहता पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी, तो पैमानों की खोज हुई थी लोथल में। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। कहता हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जोते गए खेत, जोते गए खात कहाँ से मिला था, कालीबंगा से। कहता हड़प्पा सभ्यता के अंदर जोते गए खेत कहाँ से हम लोगों ने पढ़ा, कालीबंगा से। कहता सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ है, तो ईंटों का अलंकरण कहाँ से मिला है, कालीबंगा से। इस बात को भी हम लोग याद रखें। तो वृहत स्नानागार कहाँ पाया गया है, तो सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार, तो ये पाया गया है मोहनजोदारो में, है ना। विशाल स्नानागार, वृहत स्नानागार, मोहनजोदारो। अगला प्रश्न है सैंधव स्थलों के उत्खननों से प्राप्त मोहरों में निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है। तो सबसे ज्यादा अगर पूछ लिया जाए कि किस पशु का उत्कीर्ण हुआ है, तो मिला है तो सभी प्रकार के पशु का, लेकिन सबसे ज्यादा बैल का उत्कीर्ण हुआ है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। कहता सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो किस लिए जानी जाती है, हम लोग किस लिए उसको याद करते हैं, क्योंकि यहाँ की नगर नियोजन क्या थी, अद्वितीय थी। तो अपने अद्वितीय नगर नियोजन के लिए। अगला प्रश्न है अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल है। हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि अफगानिस्तान से 2 स्थल मिले हैं,
एक मुंडी का एक सुरती कोई। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, ए और बी दोनों। अगला है कौन कौन से सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। तो बंदरगाह नगर कौन कौन सा था? तो लोथल था, सुतकांगेडोर था, अल्लादीनो भी था और बालाकोट भी था। तो आंसर हो जाएगा हमारा पुंतासी भी था। तो इनमें से सभी। तो बंदरगाह नगर पूछे जाए तो सभी को हम लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य वाली कांसी की मूर्ति। तो अगर कांसे की मूर्ति पूछी जाए नृत्य करते हुए तो कहाँ से बताए थे? मोहनजोदड़ो से। अगर ये पूछ लिया जाता कि मातृ देवी की मूर्ति तब कहाँ रखते हैं हम लोग? हड़प्पा। कहता किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई। तो पुजारी का मूर्ति कहां से मिला है? हड़प्पा से। अगला प्रश्न है किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले। तो इसको भी हम लोग याद रखते हैं। तो क्या हो रहा है कि बिल्ली आगे दौड़ रही है, पीछे पीछे क्या कर रहा है? कुत्ता पीछा कर रहा है। तो बिल्ली दौड़ रही, दौड़े से मतलब दौड़ो, तो दौड़ो मतलब चहुंदर। तो ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान चहुंदरों से मिले हैं। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।